जी बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान ने जब से 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, तब से कहीं न कहीं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता हुआ नज़र आया है। उनको पता है कि अब राजनीति में आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसे में युवा चेहरा है, जनता का जनाधार उनको मिला है, तो कहीं न कहीं यही कॉन्फिडेंस की एक बड़ी वजह रही। और वही भारत बंद का जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया, जातीय जनगणना, आरक्षण और लेटरल एंट्री का मुद्दा जिस तरीके से निकल कर आया, कहीं न कहीं चिराग पासवान उस पर मुखर होकर बोलते हुए नज़र आए। जी देखिए, जो अभी आपने कहा कि पशुपति पारस कहीं न कहीं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, बल्कि कहना ये सही होगा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो दिग्गज नेता, खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह पशुपति पारस से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से परिस्थितियां एनडीए की लगातार बिहार में बदलती हुई नजर आ रही है। और खासतौर पर देखा जाए तो चिराग पासवान की बगावत के बाद अब अचानक से पशुपति पारस का अमित शाह के साथ मुलाकात करना, ये राजनीति में वो स्तर दिखा रहा है जिसके बारे में चिराग पासवान ने सोचा भी नहीं था। और बिहार में चिराग पासवान की बगावत और दूसरी तरफ चाचा पशुपति पारस का गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करना, इसका बिहार के विधानसभा चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा और क्या चिराग पासवान को अलग रख के अब चाचा पशुपति पारस के साथ में एक बड़ी रणनीति बिहार में बनाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। दरअसल 3 बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चिराग पासवान मोदी सरकार को घेर रहे थे। पहला बड़ा मुद्दा आरक्षण को लेकर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आरक्षण को लेकर आया उस पर मुखर थे चिराग पासवान। दूसरा बड़ा मुद्दा विशेष राज्य का दर्जा और तीसरा बड़ा मुद्दा लेटरल भर्ती का। ये 3 ऐसे बड़े मुद्दे थे जिस पर चिराग पासवान ने बीजेपी को घेरा। भारत बंद के दौरान भी देखने को मिला कि चिराग पासवान ने कहा कि मैं अपने बात से सहमत हूं और मैं ये कहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो फैसला ठीक नहीं है। ये वो चिराग पासवान है जो एनडीए का एक बड़ा हिस्सा हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। और ऐसे में चिराग पासवान जो पीएम मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, एक बड़ा चेहरा बिहार में, और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान की बगावत कितनी बड़ी मुश्किल में खड़ी कर रही है बीजेपी को, और क्या इसीलिए पशुपति पारस के साथ बीजेपी की नज़दीकियां बढ़ रही हैं, और बढ़ रही हैं तो इसके क्या मायने हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी सिराज। और सिराज, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे चिराग पासवान को लेकर करूंगा कि चिराग पासवान जिनको लेकर काफ़ी समय से अटकलें ये लगाई भी जा रही कि चिराग पासवान के आने वाले समय में बीजेपी के साथ अलग हो सकते हैं, एनडीए का जो साथ है वो छोड़ सकते हैं, विपक्ष के साथ मिल सकते हैं, और कहीं ना कहीं चाचा पशुपति पारस अगर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं तो इसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। तो क्या चिराग पासवान को अलग कर पशुपति पारस के साथ राजनीति गठबंधन अगर करती है भारतीय जनता पार्टी तो उसका बिहार में कितना फर्क पड़ता नजर आएगा? जी देखिए, जो अभी आपने कहा कि पशुपति पारस कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, बल्कि कहना ये सही होगा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो दिग्गज नेता, खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह पशुपति पारस से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से परिस्थितियाँ एनडीए की लगातार बिहार में बदलती हुई नजर आ रही है। और खासतौर पर देखा जाए तो चिराग पासवान वो नेता है जो खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन वो हनुमान ही अब एनडीए में कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा रहा है। और जाहिर सी बात है, देखा जाए तो लेटरल एंट्री का मुद्दा हो, या फिर कह सकते हैं आरक्षण का मुद्दा हो, जाति का जनगणना के मुद्दा हो, या फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे हैं जो विपक्ष के मुद्दे हैं और इसको लेकर के एनडीए पर लगातार सवाल खड़े होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन मुद्दों के जरिए चिराग पासवान कह सकते हैं विपक्ष के सुर से सुर मिलाते हुए नजर आए हैं। और लंबे वक्त से खास तौर पर चिराग पासवान इस बार जो है 5 उनकी पार्टी के पास जो है सांसद हैं, और जाहिर सी बात है कि 2019 के मुकाबले इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़े और उसमें कामयाबी भी मिली। और इसी को देखते हुए इस बात को बखूबी चिराग पासवान समझते हैं कि इस वक्त जो एनडीए के सहयोगी दल है
उनकी कितनी अहमियत है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि केंद्र में भी और कई राज्यों में भी सरकार है और जाहिर सी बात है चिराग पासवान तमाम एनडीए के दलों के जैसे नहीं बल्कि खुद की विचारधारा के अनुसार बिहार की राजनीति को साधने का प्रयास करें। अब जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा अभी हाल ही में जिस तरीके से संसद में वक्फ बिल संशोधन आया था उसकी खिलाफत करते हुए चिराग पासवान नजर आए थे। खुले तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी खिलाफत की थी। तो जाहिर सी बात है चिराग पासवान को इस बात का डर है कि शायद एनडीए में रहते हुए वो अपनी विचारधारा को ना भूल जाएं और वो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर हिंदुत्व वाला मुद्दा है या कोर हिंदुत्व वाली राजनीति है उस रास्ते पर ना चले जाएं। और जाहिर सी बात है, देखिए दलित वोट बैंक हो या फिर अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वोट बैंक हो, उसका छिटकने का डर चिराग पासवान को सता रहा है। और यही वो बड़ी वजह है कि आरक्षण जैसे मुद्दे पर या यूं कहें कि जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे पर वक्फ बोर्ड बिल का संशोधन का मामला हो, ये तमाम मुद्दे हैं जिसके जरिए कहीं ना कहीं जनता के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि भले ही आज हम एनडीए के साथ हैं लेकिन आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अपने समाज के लोगों के लिए आवाज उठाएंगे और जरूरत पड़ने पर हम रिश्ता भी तोड़ सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने समाज के लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे, पिछले समाज से आते हैं, दलितों का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, आरक्षण पर लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही बनता है कि क्या बीजेपी में रह के जो पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, क्या उनकी भलाई का काम वो एनडीए के साथ रहकर नहीं कर पा रहे हैं या और कोई बड़ी वजह है चिराग पासवान का बीजेपी के साथ बगावत करना, एनडीए के साथ बगावत करना? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हमारे खास सहयोगी माही। और माही, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका। और बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात कर लेते हैं तो फिलहाल चुनाव अभी तो नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले जिस तरीके से हम चिराग पासवान के अगर जिक्र कर लेते हैं तो चिराग पासवान जो एनडीए का बहुत बड़ा हिस्सा है, केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ जाकर जो लगातार वो मुद्दों को उठा रहे हैं या बीजेपी को लगातार घेर रहे हैं, इसकी आखिरकार वजह क्या है? और वजह क्या जो सामने आ रही है वो ये है कि चिराग पासवान विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर बिहार में अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बिहार का विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी उम्मीद कहा जाए तो बीजेपी को भी नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान ने जब से 5 सीटों पर जीत दर्ज की है तब से कहीं ना कहीं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता हुआ नजर आया। उनको पता है कि अब राजनीति में आगे बढ़ा जा सकता है, ऐसे में युवा चेहरा है, जनता का जनाधार उनको मिला है, तो कहीं ना कहीं यही कॉन्फिडेंस की एक बड़ी वजह रही। और वही भारत बंद का जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया, जातीय जनगणना, आरक्षण और लेटरल एंट्री का मुद्दा जिस तरीके से निकल कर आया, कहीं ना कहीं चिराग पासवान उस पर मुखर होकर बोलते हुए नजर आए। हमेशा से बिहार में विकास कार्यों को लेकर भी अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। और वहीं पर आपने देखा कि स्पेशल पैकेज को लेकर भी चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं ये तमाम मुद्दे हैं और इस तरीके से पार्टी के खिलाफ जाना तो कहीं ना कहीं इससे ये साबित होता है कि या तो उनको कॉन्फिडेंस है कि आने वाले दिनों में वो अपने आप को अलग कर सकते हैं और फिर सीएम पद के दावेदार के रूप में देख सकते हैं। अगर वो एनडीए के साथ रहकर इस तरीके की बगावत करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, वही हाल कहीं ना कहीं चिराग पासवान का ना हो। क्योंकि चिराग पासवान लगातार अगर एक ही मुद्दे पर बात करेंगे और भारत बंद जैसे मुद्दों पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी का समर्थन देना कहीं ना कहीं खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी से बगावत है। चाहे आप जनता की भलाई के लिए ही क्यों ना बात कर रहे हैं, लेकिन आप किसी पार्टी और संगठन से बड़े नहीं हो सकते हैं। अगर आप किसी पार्टी में हैं तो आपको उसका पूर्ण समर्थन करना पड़ेगा। और वही चिराग पासवान कहीं ना कहीं 4 से 5 ऐसे मुद्दे हैं और वो सारे मुद्दे बड़े हैं और उस पर भी वो खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि उनके पास या तो कोई प्लान बी रेडी है जिससे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार करके अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, या तो फिर उनके मन में सीएम पद को लेकर भी या फिर राजनीतिक भविष्य को लेकर उनके पास कोई ऐसा प्लान है जिसके लिए अभी से वो उन्होंने काम करना चालू कर दिया है, बिहार की जनता को साधने का प्रयास करना चालू कर दिया है। मेरा एक सवाल ये रहेगा कि बिहार के अंदर ही नहीं, हम उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उस उपचुनाव से पहले अनुप्रिया पटेल हैं, संजय निषाद हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, ये बड़े चेहरे हैं, ये भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ बगावत करें। आखिरकार क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टियां ये बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो रही हैं और इसका अगर खड़े होते हैं तो इसका चुनावों पर कितना फर्क पड़ता नजर आएगा? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव पे तो असर पड़ा। तभी केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ को लेकर शीर्ष कमान ने कहीं ना कहीं सख्त से सख्त निर्देश दे दिया कि जब तक चुनाव है आप इस तरीके की कोई गतिविधि या बयान मत
दीजिए, नहीं तो पार्टी में फूट की खबरें विपक्षी पार्टी उसका फायदा उठाते हुए नजर आएंगी और कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो भी खिसकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जनता भी कंफ्यूज हो जाती है कि अगर पार्टी में ही आपस में नहीं बन रही है तो हम वोट देकर अपने वोट को बर्बाद क्यों करें। और दूसरी तरफ आपने बोला कि ओपी राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल जैसे बड़े नेता बगावत क्यों कर रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है क्योंकि आरक्षण का मुद्दा, जातीय जनगणना का मुद्दा कहीं ना कहीं बिहार से निकलकर आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी आ गया और जो कितनी नियुक्तियां हुई। और योगी आदित्यनाथ का जो कट्टर हिंदुत्वपंथी की एक विचारधारा है, कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है या जो दलित नेता है कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से आपने देखा कि ओपी राजभर, संजय निषाद ये खुलकर कहते हुए नजर आए कि केशव प्रसाद मौर्य ही दलितों के सबसे बड़े नेता हैं। और अब देखिए केशव प्रसाद मौर्य के किस तरीके से सुर बदल गए हैं, वो योगी आदित्यनाथ को सबसे बेहतर मुख्यमंत्री बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सियासी समीकरण है, बनते और बिगड़ते रहते हैं और कहीं ना कहीं जो फूट की खबरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं शीर्ष कमान उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो उसमें कामयाब नहीं होते हैं तो जाहिर तौर पर बिहार में भी बड़ी फूट हो सकती है और उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए तो वहाँ भी बड़ी फूट की संभावना हो सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए वाकई अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हम बिहार को ही नहीं अगर उत्तर प्रदेश को भी देखते हैं तो उपचुनाव से पहले जिस तरीके से बीजेपी की सहयोगी पार्टियों का लगातार बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना, ये बताता है कि क्या आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और चाचा पशुपति पारस क्या बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में एक बड़ा कदम उठाएंगे और क्या चिराग पासवान अब एनडीए से बाहर होते नजर आएंगे। क्या राय है आप लोगों की इस मुद्दे पर, अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल Next 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ जुड़े रहिए।